9 September 2024, अर्न एंड यंग ऑफिस पुणे। टाइम 10:47 PM। एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन फाइनली ऑफिस से निकलती है। 14 घंटे का वर्क डे पूरा करने के बाद घर आते ही वो कोलैप्स हो जाती है। फैमिली उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एना मर चुकी थी। रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। कोई पहले की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 4 महीने हुए थे उसको ड्रीम जॉब में, इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस फर्म में से एक EY में। और जो चीज़ और ज़्यादा शॉकिंग थी वो था उसकी माँ का लेटर जो उन्होंने EY के चेयरमैन को लिखा। उस लेटर में लिखा था एना को 3 लोगों का काम एक साथ दिया जाता था, उसे हमेशा एक्स्ट्रा वर्कलोड पुश किया जाता, नए एम्प्लॉयज़ को रात भर जगाया जाता, ऑड आवर्स पे कॉल अटेंड करना पड़ता। यही नहीं, एक मॉन्स्टर इंडियन स्टडी 2024 के अकॉर्डिंग 68% इंडियन प्रोफेशनल्स टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर फेस करते हैं और 43% लोग कहते हैं उनके इमीडिएट बॉस ही मेन प्रॉब्लम होते हैं। एना की डेथ एक और चीज़ एक्सपोज करती है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना जिसे बोला जाता है टॉक्सिक एसोसिएशन सिंड्रोम। मतलब अगर आप लंबे टाइम तक ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा नेगेटिव, अनस्टेबल या अनहैप्पी होते हैं, तो वो एनर्जी आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लिटरली ख़त्म कर देती है। और यही है 10th लॉ ऑफ पावर, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। मतलब सीखना है डिफरेंस, कब किसको सपोर्ट करना है और कब अपनी एनर्जी बचाना ज़रूरी है, वरना आप भी उस नेगेटिव साइकिल का पार्ट बन जाते हो। इंडियन कल्चर में ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन शायद ये आपके करियर और लाइफ दोनों को बचा ले। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो एग्जैक्ट साइकोलॉजी टाइप्स जो सक्सेसफुल इंडियंस हमेशा अवॉइड करते हैं। ये लोग बुरे इंसान नहीं होते, लेकिन इनकी सोच और एनर्जी इतनी कंटेजियस होती है कि आपको भी खींच लेती है। हंड्रेड्स ऑफ वर्कप्लेस स्टोरीज एनालाइज करने के बाद मैं 5 कॉमन टॉक्सिक टाइप्स आइडेंटिफाई किए हैं। टाइप 1, द क्रॉनिक कंप्लेनर। हर कंपनी में एक होता है जो हमेशा कंप्लेन करता है, मैनेजमेंट खराब, काम बकवास, क्लाइंट इरिटेटिंग, ऑफिस बोरिंग, कंप्यूट टू मच। लेकिन वो ना कभी कंपनी छोड़ता है ना अपना बिहेवियर चेंज करता है। रेडिट पे एक एम्प्लॉय ने लिखा, मेरा कलीग हर चीज़ में कंप्लेन करता था, सुबह की चाय से लेकर वीकेंड की कॉल्स तक। 6 महीने उसके पास बैठने पर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी उसके जैसा हो रहा हूँ। समझ रहे हो? कंप्लेनिंग ब्रेन को रिवायर कर देती है। मिरर न्यूरॉन्स आपका फोर्स करते हैं कि आप भी उनके इमोशनल पैटर्न्स अडॉप्ट करो। अगर आप दिन के 8 घंटे एक क्रॉनिक कंप्लेनर के साथ बैठोगे तो आप भी दुनिया को वैसे ही देखने लगोगे, नेगेटिव। टाइप 2, द ड्रामा क्रिएटर। ये लोग हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं, हमेशा किसी न किसी से लड़ाई, हमेशा विक्टिम बनकर घूमते हैं। इनकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी जैसी होती है जिसमें हर कोई विलेन है और ये हमेशा बेचारे हीरो या हीरोइन। बेंगलोर के एक टेकी ने शेयर किया कि उनकी टीम लीड हमेशा HR, क्लाइंट्स और दूसरे टीम से लड़ती थी और टीम मेंबर को अपने साइड में खींच लेती थी। रिजल्ट ये हुआ कि तीनों लोगों को परफॉर्मेंस वार्निंग मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ड्रामा का हिस्सा बन गए। टाइप 3, द एनर्जी वेम्पायर। ये वो लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद आप थक जाते हो। ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, करियर फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज सब डंप कर देते हैं आप पर, और ये कभी सॉल्व नहीं करते, बस अपनी मिजरी स्प्रेड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलान बालाकृष्णन कहते हैं इन लोगों को इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है। मतलब ये अपने नेगेटिव इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये लिटरली इन्फेक्शियस है। टाइप 4, द सैबोटाज स्पेशलिस्ट। इन्हें खुद सक्सेसफुल नहीं होना होता, लेकिन दूसरों को सक्सेसफुल देखना भी बर्दाश्त नहीं होता। ये रूमर स्प्रेड करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स अंडरमाइन करेंगे, क्रेडिट्स चुरा लेंगे या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। मुंबई के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बताया, मेरे सीनियर ने हमेशा मुझे बोला कि मेरे आइडियाज़ बेकार हैं, मेरी प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। 2 साल तक मुझे लगा मैं इनकम्प्लीट हूँ, लेकिन जब मैंने टीम चेंज की तब समझ आया कि वो सिस्टमेटिकली मेरे कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। टाइप 5, द लर्नड हेल्पलेस एक्सपर्ट। ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे लेकिन सॉल्यूशंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका फेवरेट फ्रेज़ है येस बट। ये लोग सिंपैथी चाहते हैं, चेंज नहीं। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये आपको गिल्ट फील करवा देते हैं कि आप उनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे। रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और इन पांचों में एक कॉमन बात है, इन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, इन्हें सिर्फ स्प्रेड करना है।
और इंडियन वर्कप्लेस कल्चर में हमको सिखाया जाता है कि हेल्पफुल बनो, सपोर्टिव बनो, लेकिन इसी हैबिट की वजह से हम अक्सर उनके विक्टिम्स बन जाते हैं बिना समझे। चलिए अब देखते हैं इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे टॉक्सिक एसोसिएशंस की वजह से अपनी रेपुटेशंस खोते गए। 2024 से 2029 तक डॉक्टर सिंह को लोग सबसे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे। ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट और एकदम स्पॉटलेस पर्सनल इंटीग्रिटी, मतलब उस वक्त उनका नाम सुनते ही रिस्पेक्ट आती थी। लेकिन 2010 से 2014 के बीच उनकी इमेज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दी गई। और ध्यान रहे, ये उनकी खुद के एक्शंस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके स्कैंडल रिडन कलीग्स के साथ एसोसिएशन की वजह से हुआ। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के नाम 1.76 लाख करोड़ का स्कैम में आया। सिंह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जीरो था, लेकिन पीएम होने की वजह से पब्लिक ने करप्शन उनसे भी लिंक कर दिया। कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने गलत तरीके से कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए। सिंह इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन स्कैंडल उनके नाम से चिपक गया। कॉमनवेल्थ गेम करप्शन, सुरेश कालमाडी की मिसमैनेजमेंट और करप्शन सिंह के लीडरशिप पर ब्लेम बन गई, इवन दो उस कमेटी पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। और फिर आई सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन, 27 अगस्त 2011 पार्लियामेंट सेशन, जब अन्ना हजारे मूवमेंट पीक पर था। अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने उन्हें ओपनली मॉक किया। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। मतलब पूरे देश के सामने उनकी इमेज एक वीक और पावरलेस लीडर की तरह बना दी गई। उनके फॉर्मर मीडिया एडवाइज़र संजय बारू ने लिखा, ही इज़ फेसिंग द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ। पॉलिटिक्स में प्यार या नफरत दोनों चलता है, लेकिन रिडिक्यूल खतरनाक होता है। सिंह का प्रॉब्लम यह था कि वो लोगों के लिए मजाक बन गए। यही है रेप्यूटेशन इन्फेक्शन का मैकेनिज्म। जब आप उन लोगों के साथ क्लोजली जुड़े होते हो जो स्कैंडल्स में फंसे होते हैं, तो पब्लिक आपको भी उनकी तरह करप्ट या गिल्टी समझने लगती है, चाहे आप इनोसेंट हो। गिल्ट बाय एसोसिएशन एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। रिजल्ट ये हुआ कि सिंह एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड पीएम से वीक, इनइफेक्टिव और करप्ट सिस्टम के सिंबल बन गए, और उनकी लेगेसी परमानेंटली डैमेज हो गई। ना उनके अपने एक्शंस की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक मिनिस्टर्स को तुरंत हटाया नहीं। और यही है लेसन जो 10th लॉ सिखाता है, चाहे आप खुद कितने भी क्लीन हो, टॉक्सिक लोगों के साथ एसोसिएशन आपकी रेपुटेशन को कंटामिनेट कर देगा। लॉयल्टी दिखाने में सिंह ने अपनी पूरी स्टैंडिंग खो दी। अब चलिए फ्लिप साइड देखते हैं। जब आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। एग्जाम्पल सबसे बड़ा, रतन टाटा। उन्होंने एक सिंपल चीज़ समझ ली थी, आपकी सक्सेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपके आसपास कौन लोग हैं, और उनकी मेंटरशिप में मल्टीपल $1 बिलियन सक्सेसफुल स्टोरीज क्रिएट हुई, जैसे लेंसकार्ट के पीयूष बंसल। जब बंसल अपने आइडिया स्टार्टअप के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, टाटा सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रुक गए, वो मेंटर बने। रेगुलर स्ट्रेटजी सेशन, रिटेल एक्सपर्ट से कनेक्ट करना, स्केलिंग के लिए गाइडेंस, सब दिया। रिजल्ट ये हुआ कि लेंसकार्ट आज 4.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर है। फिर ओला के भविष अग्रवाल। टाटा की मेंटरशिप ने ओला को रेगुलेटरी चैलेंजेस और ऊबर के कंपटीशन से निकालने में मदद की। नेटवर्किंग के थ्रू डोर्स ओपन हुए जो ओला को एक स्टार्टअप से एक यूनिकॉर्न बनाने तक ले गए। अर्बन कंपनी की लीडरशिप को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, लोकल से नेशनल स्केल्स पर जाने का विजन दिया। और टाटा की मेंटरशिप फिलॉसफी सिंपल है, मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को चूज़ करता हूँ जो जेन्युइनली पैशनेट होते हैं, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा रोल है एक्सपीरियंस शेयर करना, नेटवर्क्स ओपन करना और टफ टाइम में इमोशनल सपोर्ट देना। सिर्फ टाटा नहीं, इन मोबाइल के नवीन तिवारी को हार्वर्ड के प्रोफेसर डॉक्टर तरुण खन्ना ने मेंटर किया। नवीन कहते हैं, प्रोफेसर खन्ना ने मुझे सिखाया कि अपने काम का लार्ज इम्पैक्ट कैसे देखना है। उनके आइडियाज़ ने मुझे बड़ा सोचने और बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत दी, और ये मेंटरशिप आज भी कंटिन्यू हो रही है उनके इन मोबाइल के बोर्ड पे होने के साथ। यही है पॉजिटिव कंटेजियन इफ़ेक्ट। जब आप विजनरी लीडर्स के साथ एसोसिएटेड होते हो, आपकी थिंकिंग एलिवेट हो जाती है, आप बिगर पिक्चर देखते हो, लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो, स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती है, नेटवर्क इफेक्ट भी मिलता है, मेंटर्स अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स आपके लिए खोल देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लोग आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। जहाँ टॉक्सिक लोग आपको ट्रेन करते हैं, पॉजिटिव मेंटर्स आपको बिलीव करना सिखाते हैं। साइंस भी इसको बैक करता है।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च कहती है कि स्ट्रॉन्ग मेंटरिंग रिलेशनशिप से करियर सेटिस्फैक्शन 67% बढ़ जाता है और प्रमोशन चांसेस 45% तक इंक्रीज होते हैं। लेकिन इसमें की है, मेंटर वही चूज़ करो जो जेन्युइनली सक्सेसफुल और पॉजिटिव हो। और यहाँ एक और कॉमन पैटर्न मिलता है। टाटा के मेंटीज सब ऑलरेडी मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे, उनमें कोचेबिलिटी थी और कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखा रहे थे। मतलब टाटा किसी फेलिंग एंटरप्रेन्योर को बचाने नहीं चाहता था, वो उन लोगों की ट्रेजेक्ट्री एम्पलीफाई करते थे जो ऑलरेडी राइट पार्ट पर होते थे। अब चलिए समझते हैं साइंस कि कुछ लोग लिटरली अपनी नेगेटिविटी आपको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरों की इमोशनल स्टेट कॉपी कर लेते हैं। इवोल्यूशन में इसका फ़ायदा था। अगर आपके ट्राइब में कोई डर रहा था तो आपको भी डरना ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए। लेकिन मॉडर्न वर्कप्लेस में यह मैकेनिज़्म उल्टा हमारे खिलाफ काम करता है। अमाहा की 2025 स्टडी के अकॉर्डिंग 40% इंडियन एम्प्लॉयज़ बर्नआउट के सिम्टम्स फेस करते हैं जो टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर से लिंक्ड होता है। 68% लोग कहते हैं कि उन्हें अपने कलीग्स की नेगेटिविटी से डायरेक्ट इमोशनल कंटेजियन होता है और 73% एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि उनके सुपरवाइज़र का एटीट्यूड उनके मूड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल देख लो, दिल्ली के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया, मेरा बॉस हर 30 मिनट में मेरा काम चेक करता था, हर डिसीजन क्वेश्चन करता था, छोटी छोटी चीज़ों पर पैनिक हो जाता था। सिर्फ 3 महीने में मुझे एंजाइटी हो गई, मैं अपने डिसीजन सेकंड गेस करने लगा और बिना अप्रूवल के सिंपल डिसीजन भी नहीं ले पाता था। ये है माइक्रो मैनेजमेंट इन्फेक्शन। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में गॉसिप कॉरिडोर था। जो लोग उस गॉसिप सर्कल में जाते थे वो धीरे धीरे सस्पिशियस, नेगेटिव और कॉन्स्पिरेसी सीकिंग बन जाते थे। रिजल्ट ये हुआ कि वर्क क्वालिटी और टीम रिलेशनशिप दोनों डाउन हो गए। और स्टार्टअप का एग्जाम्पल तो सबको पता है, अगर फाउंडर 16 घंटे काम करता है और सबसे वही एक्सपेक्ट करता है तो पूरी टीम अनसस्टेनेबल वर्क कल्चर से इन्फेक्ट हो जाती है। एना सेबेस्टियन का केस इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। और क्रॉनिक एक्सपोजर टू नेगेटिविटी सिर्फ मूड ही खराब नहीं करता, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ डिसीजन फैटीग भी हो जाता है। अब सवाल आता है, इंडिया में ये और ज़्यादा वर्स क्यों है? एक रीज़न है हायरार्की रिस्पेक्ट। हमें सिखाया जाता है कि सीनियर्स को क्वेश्चन मत करो, इसलिए उनके नेगेटिव पैटर्न्स भी हम बिना रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा है रिलेशनशिप एम्फेसिस। हमारे कल्चर में रिलेशनशिप इंडिविजुअल बाउंड्री से ऊपर रखी जाती है, इसलिए टॉक्सिक लोगों को डिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा है सेक्रीफाइस मेंटेलिटी। हमें लगता है कि दूसरों के लिए सफ़र करना वर्चुअस है, इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं करते इमोशनल वैम्पायर से। लेकिन फ्लिप साइड भी है, पॉजिटिव कंटेजियन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे TCS इनोवेशन लैब्स ने एक कल्चर बनाया जहां क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन कंटेजियस बन गया। वहां के टीम ने ज़्यादा क्रिएटिविटी, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग और फास्टर करियर ग्रोथ रिपोर्ट किया। इन्फोसिस के अर्ली कल्चर में नारायण मूर्ति ने एक्सेलेंट इंटीग्रिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग को इतना स्ट्रांगली एम्बेड किया कि वो इन्फेक्शियस बन गया। एम्प्लॉयज़ ने ये वैल्यूज़ अपने करियर में कैरी की, इवन जब वो इन्फोसिस छोड़ के दूसरी कंपनीज़ गए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देता हूँ जिससे आप अपनी इंडियन वैल्यूज़ यानी दूसरों की मदद करना भी मेंटेन कर पाओगे और साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ और करियर को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, पीपल हु डिज़र्व हेल्प, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग टेम्प्रेरी क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होता है। ये एक्टिवली अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए ग्रेटफुल होते हैं और उस असिस्टेंस का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और टाइम के साथ प्रोग्रेस दिखाते हैं। और दूसरी साइड है क्रॉनिकली टॉक्सिक पीपल। इन लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना है। ये बार बार सेम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ब्लेम हमेशा दूसरों को देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं बिना अप्रिशिएट किए और हेल्प मिलने के बाद भी कभी इम्प्रूव नहीं होते, उल्टा आपको अपने केओस में खींच लेते हैं। अब सॉल्यूशन देखते हैं। स्ट्रेटजी 1, द टाइम बाउंड्री मेथड, मतलब क्लियर लिमिट सेट करो। जैसे मैं लंच के ब्रेक के टाइम 15 मिनट आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे या टॉपिक चेंज करेंगे। एक चेन्नई IT प्रोफेशनल ने अपने कलीग को बोला, रोज़ तुम्हें 10 मिनट वेंट करने के लिए दूंगा,
फिर 10 मिनट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करने तो कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म। इस लाइन से क्लियर हो जाता है। स्ट्रेटजी 2, द सॉल्यूशन ओनली अप्रोच। जैसे हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि क्लाइंट से प्रॉब्लम है, लेकिन 3 पॉसिबल अप्रोचेस बताओ इसको बेटर हैंडल करने के लिए। अगर सामने वाला सॉल्यूशन पे बात ही नहीं करना चाहता तो डिसएंगेज हो जाओ। स्ट्रेटजी 3, द प्रोफेशनल बफर। मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बजाय ऑफिशियल चैनल्स यूज़ करो। जैसे क्या तुमने एचआर से बात की इस हरासमेंट इशू पे, या चलो प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्वॉल्व करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके। स्ट्रेटजी 4, द इमोशनल फायरवॉल। मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो। उनकी नेगेटिविटी उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं सुनूंगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, हेल्प करूंगा लेकिन रेस्क्यू नहीं करूंगा। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी सटल होना चाहिए क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप नॉर्म स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंसिंग। मुझे तुम्हारी सक्सेस की चिंता है, इसलिए लगता है तुम्हें किसी और क्वालिफाइड पर्सन से बात करनी चाहिए। या फिर रीडायरेक्टिंग टू कम्युनिटी। ये सिचुएशन टीम लीड, एचआर, मेंटर नेटवर्क बेटर हैंडल कर पाएंगे। और ग्रेजुअल बाउंड्री सेटिंग। मतलब एकदम कट ऑफ मत करो, बल्कि धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम करते जाओ और साथ ही अपना फोकस पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट पर शिफ्ट करो। राइजिंग स्टार्स आइडेंटिफाई करो। जो कलीग्स पॉजिटिव, सॉल्यूशन फोकस और ग्रो कर रहे हैं उनमें अपनी मेंटरिंग एनर्जी इन्वेस्ट करो। पॉजिटिव नेटवर्क्स ज्वाइन करो, जैसे TIE, CII या इंडस्ट्री एसोसिएशन जहां सक्सेसफुल लोग मिलते हैं। और क्वालिटी मेंटर्स ढूंढो जो आपकी ग्रोथ गाइड कर सके, जैसे टाटा के मेंटीज या इन मोबाइल के फाउंडर्स के साथ हुआ। और ये कंपाउंड इफेक्ट देता है। जैसे एक मुंबई के एंटरप्रेन्योर ने शेयर किया, मैंने ऑफिस के कंप्लेनर्स के साथ लंच करना बंद किया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ खाना शुरू किया। सिर्फ 6 महीने में मुझे नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखने मिला, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हुई और फाइनली प्रोडक्ट मैनेजर बन गया। समझ रहे हो? सेम ऑफिस, डिफरेंट एसोसिएशंस, कम्प्लीटली डिफरेंट करियर ट्रैजेक्टरीज। यही है असली पावर ऑफ चूजिंग योर एसोसिएशंस वाइजली। अब आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। 10th लॉ ऑफ पावर का असली एसेंस। एना सेबेस्टियन की डेथ हुई क्योंकि वो ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच थी जिन्होंने 14 आवर्स वर्क डे और इमरजेंसी कार्डियक इवेंट्स को नॉर्मल बना दिया था। मनमोहन सिंह की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने स्कैंडल रिडन मिनिस्टर्स के साथ लॉयल्टी मेंटेन की। लेकिन फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स, ओला के क्रिएटर्स और इन मोबाइल के लीडर्स सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव मेंटर्स के साथ एसोसिएट किया, जैसे रतन टाटा। ये लॉ डायरेक्टली हमारी कोर इंडियन वैल्यूज़ को चैलेंज करता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है हर किसी की मदद करो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करो, रिलेशनशिप हर हाल में मेंटेन करो। लेकिन कभी कभी टॉक्सिक लोगों की मदद करना मतलब उनके डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को इनेबल करना और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना होता है। सॉल्यूशन हार्टलेस बन जाना नहीं है, सॉल्यूशन है स्ट्रेटेजिक बन जाना। जो लोग जेन्युइन हार्डशिप फेस कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करो, जो परपेचुअल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनाओ, जो लोग एडवाइस इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें गाइडेंस दो, और जो सिर्फ इमोशनल डंपिंग करते हैं बिना चेंजेस के उनका डंपिंग ग्राउंड बनने से रिफ्यूज़ करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही है कि आपके करियर, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी उन्हीं लोगों से डिसाइड होती है जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। आप दूसरों की हेल्प तभी कर सकते हो जब खुद नेगेटिविटी में डूबे हुए ना हो। आप मीनिंगफुल कुछ तभी बिल्ड कर सकते हो जब आपकी एनर्जी मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस में वेस्ट ना हो। और आपका असाइनमेंट, एसोसिएशन ऑडिट करो। उन 10 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ आप वर्क और लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। फिर खुद से पूछो, ये लोग मुझे एनर्जाइज करते हैं या ड्रेन? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्रिएट? ये ग्रोथ इंस्पायर करते हैं या नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं? और बस एक चेंज करो, एक टॉक्सिक पर्सन के साथ अपना टाइम कम करो और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ अपना टाइम बढ़ाओ। अगर ये वीडियो ने आपको रियलाइज़ करवाया कि आप एनर्जी वैम्पायर से सराउंडेड हो तो इसे किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे ये पर्सपेक्टिव चाहिए। लाइक करो अगर आपने कभी टॉक्सिक कलीग्स की वजह से ड्रेन फील किया है, और सब्सक्राइब करो ताकि आप और इनसाइट्स पाओ कि करियर कैसे प्रोटेक्ट करना है और पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है। और याद रखो, लाइफ के गेम में आप वही बन जाते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। केयरफुली चूज़ करो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक यू प्रोटेक्ट योर सैलरी। दोनों आपकी सक्सेस डिसाइड करते हैं।